तो हुआ ऐसे भी, इन दोनों बच्चों ने लास्ट मंथ अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया और राइटिंग मॉड्यूल के एक ही सेम ही टॉपिक पे लिखने के बाद इस बच्चे के आते हैं 5.5 बैंड और इस बच्चे के आते हैं 7.5 बैंड। तो ऐसा क्या हुआ, अभी इस बच्चे ने क्या गलती की जो इसके 5.5 बैंड रह चुके हैं और इस बच्चे ने क्या अच्छा क्या लिखा जो 7.5 बैंड आए। तो डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपना एक टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक के बाद एनालाइज करते हुए जाएंगे, दोनों को कंपैरिजन करते हुए जाएंगे। बहुत से डाउट, अमेजिंग वीडियो रहने वाली है, सभी बच्चों के एक एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। इंट्रो कैसे लिखनी है, बीपी कैसे लिखना है, क्यों बच्चे के 5.5 रहते हैं, कैसे 7+ बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक बोल रहा है मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की कगार पर है। कह रहे हैं बहुत सारे जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, ओके, जंगली जानवर कैसे आज खत्म होने की कगार पर हैं। एंड अदर्स आर ऑन एन एंडेंजर्ड लिस्ट। कह रहे हैं भी कुछ तो मतलब खत्म हो ही चुके हैं, खत्म होने की कगार पे हैं। जो बच चुके हैं वो एंडेंजर्ड लिस्ट में। एंडेंजर्ड लिस्ट मतलब कुछ ही आने वाले कुछ सालों में वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब एंडेंजर्ड लिस्ट होती है, उसमें वो जानवर के नाम होते हैं जो आने वाले कुछ ईयर्स में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ तो खत्म होने के कगार पे हैं, कुछ एंडेंजर लिस्ट में। व्हाट आर द रीजंस, रीजंस क्या है, एंड व्हाट हाउ व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस, और सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो टॉपिक सिंपल है बिल्कुल, एक बीपी में रीजन लिखोगे, दूसरे में लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं इस 5.5 बैंड वाले बच्चे ने इंट्रो कैसे लिखी और इसकी गलतियां क्या थी। देखो, सबसे पहले इस बच्चे ने लिखी एक जनरल लाइन, जनरल लाइन लिखी जैसे कि वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। मतलब इस बच्चे ने एक जनरल लाइन याद की हुई थी जो लाइक एनिमल्स पे थी और इस बच्चे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी जनरल लाइन, ठीक है। उसके बाद इस बच्चे ने की एक पैराफ्रेजिंग फैंसी वर्ड्स के साथ, हाउ एवर न्यूमरस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर ऑन द एज ऑफ वैनिशिंग एंड रिमेनिंग आर इन डेंजर। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बच्चे ने 5.5 वाले ने की अपनी पैराफ्रेजिंग। और उसके बाद एक मेमोराइज्ड थेसिस जो हर बार बच्चे 80% बच्चे लिखते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विच विल बी एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ अलोंग विद सोल्यूशन। लगभग 80% बच्चे ऐसी मेमोराइज्ड थेसिस लिखते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये इंट्रो है बिल्कुल गलत। अब गलत क्यों है, गलत इसलिए है भी ये जो जर्नल लाइन लिखते हो ना, ये एक मेमोराइज कंटेंट है। जर्नल लाइन बच्चों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे, एनवायरनमेंट पे, वाइल्ड लाइफ पे, सोसाइटी पे, ऐसे टॉपिकों पे बच्चों ने जर्नल लाइन याद की हुई है और लिख देते हैं। याद करके कोई चीज़ लिखी वो होती है मेमोराइज, तो जर्नल लाइन एक मेमोराइज चीज़ है। वैसे ही ये जो आपकी थेसिस है, बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाए तो देर आर मैनी एडवांटेज डिसएडवांटेज विच विल बी एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ। अब ये जर्नल लाइन और ये मेमोराइज, ये है मेमोराइज चीज़ें, ये आपके लिए जीरो बैंड है इनके। ये चीज़ मैं नहीं, ये आपका बैंड डिस्क्रिप्टर बोल रहा है, आईडीपी खुद बोल रही है। आपको दिखाता हूँ मैं, विद प्रूफ बात करेंगे। ये देखिए, ये है आपका बैंड डिस्क्रिप्टर टास्क 2 का, ओके। और इसमें जो आपका टास्क रिस्पॉन्स है उसमें स्पेशली मेंशन है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे है जीरो बैंड, किसके आएंगे, टास्क रिस्पॉन्स में। उस बच्चे के आएंगे, लास्ट लाइन पढ़ो, राइट ए टोटली मेमोराइज रिस्पॉन्स, जो बच्चा रट्टाफिकेशन लगाएगा। अब यही तो दिक्कत है ना, जो बच्चे कहते हैं भी सर हमने 9 बैंड के टेम्पलेट्स याद कर लिए हैं, अब हमारे 9 बैंड आ जाएंगे, तो उनके 9 बैंड क्यों नहीं आते। ये दिक्कत है बच्चों, मेमोराइज चीज़ें 9 बैंड के टेम्पलेट में मेमोराइज चीज़ें होती हैं, तो आपके बैंड कैसे आएंगे। तो ये चीज़ें आपके कोई काम नहीं आने वाली। जनरल लाइन मेमोराइज चीज़ें बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके 5.5 बैंड है। अब 7.5 बैंड वाले बच्चे ने कैसे लिखा, क्या चीज़ें लिखी हैं। अब 7.5 बैंड वाले बच्चे ने एक बिल्कुल आराम से नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग स्टार्ट की। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको 7+ जाना है तो इंट्रो में सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, एक तो पैराफ्रेजिंग करनी है और दूसरा देना है आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से हैं, एक ये क्वेश्चन है, रीजंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है। इनके क्वेश्चंस के आंसर इंट्रो में देकर जाने पड़ेगा। अब ये देखो, इट कैन बी सीन दैट, बिल्कुल नॉर्मल सी जितना। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ राइटिंग में, अगर बैंड ऊपर लेके जाने हैं, वो इस ब्रह्मास्त्र का नाम है इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज़ें राइट करो जो एग्जामिनर के लिए लिखनी आसान है। जितनी चीज़ें लिखनी आसान है उतने ज़्यादा बैंड है। ये मैं नहीं, ये फिर आईडीपी कह रहा है।
ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें लिखो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो आप डेली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, जो नेटिव्स हैं लाइक इंग्लैंड यूके के, आपके यूएसए हैं, जो भी जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं वो लिखो। वो कह रहे हैं फैंसी वोकैब की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे उतने बैंड कम आएंगे। ईजी टू अंडरस्टैंड अपने माइंड में फिट कर लो अगर बैंड लेने हैं आपने। तो इसी के बिहाफ पे मैंने देखो कितनी नॉर्मल सी सबसे पहले पैराफ्रेजिंग की, इट कैन बी सीन दैट मैनी एनिमल स्पीसीज आर रीचिंग ऑन एज ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन था, मैंने एज ऑफ एक्सटिंक्शन लिख दिया, एंड सम एनिमल्स आर ऑन अलार्मिंग लिस्ट। बिल्कुल ईजी सी, बिल्कुल सिंपल सी यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराफ्रेजिंग कर दी। अब दूसरा क्या था, क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पहला है रीजंस क्या है, सो मैंने लिखा दिस कैन बी कॉज्ड, क्यों कैसे कॉज हुए, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। एक तो अगर उनके जंगल काटोगे तो वो मरेंगे, तो एक तो रीजन है उनके जंगलों को काटा जा रहा है, और सेकंड है ओवर हंटिंग। यहाँ पे रीजंस है, एस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लूरल है तो मतलब आपको दो रीजंस देने पड़ेंगे, एक तो मैंने ओवर हंटिंग और दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। रीजन हो चुका, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे, सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशंस आर बैनिंग द डिफोरेस्टेशन, या बैन कर दो डिफोरेस्टेशन को, और स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आओ हंटिंग के केस। जैसे आपके रीजंस हैं उसी के सोल्यूशन आगे, बैन कर दो और रूल ले आओ हंटिंग के खिलाफ। तो ये है आपकी 7+ बैंड की इंट्रोडक्शन, कितना अच्छे से टू द पॉइंट है। अगर आपने फालतू की चीज़ें लिखी, मेमोराइज चीज़ें लिखी, बैंड नहीं आएंगे बच्चे, चाहे जितना मर्जी 9 बैंड के टेम्पलेट्स यूज़ कर लो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो इंट्रो में माइंड में बिठा लो पैराफ्रेजिंग और आंसर टू द क्वेश्चन, जर्नल लाइन और मेमोराइज चीज़ें नहीं लिखनी, बस ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लो। अब बात करते हैं बीपी की फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो 5.5 बैंड वाले बच्चे हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं। सबसे पहली गलती, टू कमेंस विथ, कनेक्टर से बीपी को स्टार्ट करना। टू कमेंस विथ स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर एक मेमोराइज लाइन है, बच्चे ने ये भी रटी हुई है कि अगर रीजंस वाला आ गया तो मैं लिखूंगा देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजंस, अगर एडवांटेज आ गया देयर आर प्लेथोरा ऑफ एडवांटेज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस। ये भी एक आपकी मेमोराइज लाइन ही है, जहाँ जैसे ऐसे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहली गलती तो ये है, एक कनेक्टर, फिर टू एक्सप्लेन इट दूसरा कनेक्टर, एडिशनली तीसरा कनेक्टर, फॉर एग्जांपल चौथा कनेक्टर, पांचवा कनेक्टर। ये है ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स। ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स, अगर आप इतने इतने कनेक्टर्स लगाओगे ना तो आपके बैंड नहीं आने वाले, आपके बैंड नहीं आने वाले, इसे ओवर यूज बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मत करो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 6 बैंड के लिए ही एप्लीकेबल है। कोहेरेंस एंड कोहेशन होता है आपके कनेक्टर्स का। अगर आप इसको ओवर यूज़ करते हो तो अराउंड आप 5.5-6 तक पहुँच सकते हो, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आईडीपी बोल रहा है कि उतने का कनेक्टर लगाओ जहाँ पे ज़रूरत है, बीपी के स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, वो बोल रहा है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाओ। कनेक्टर का काम है 2 लाइंस को कनेक्ट करना, अब स्टार्टिंग में कनेक्टर लगा रहे हो। हाँ, उन्होंने कंक्लूजन में जरूर कहा है कंक्लूजन के स्टार्टिंग में टू कंक्लूड लिखो, लेकिन बीपी की और इंट्रो की फॉर्मेशन में कहीं पे भी कोई रूल नहीं है। तो इतने कनेक्टर्स मत लगाओ, एटलीस्ट 2-3 कनेक्टर लगाओ जिनकी ज़रूरत है। पहली गलती ये। दूसरी गलती ये जो आपकी लाइन है मेमोराइज लाइन, ये दूसरी गलती। और तीसरी गलती करते हैं बच्चे एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा फैंसी वोकेबलरी यूज़ करके, बहुत ही ज़्यादा फैंसी वोकेबलरी, वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है आपकी फॉर्मेशन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैंड डिस्क्रिप्टर है आपका, ये आ गया आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है वोकेबलरी। ठीक है, ये बोल रहा है, ये अब ये मैं 9 बैंड का पढ़ रहा हूँ, ऊपर ऊपर जो है ना सबसे 9 बैंड है, मैं इसका पढ़ रहा हूँ। यूज़ ए वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप वोकेबलरी यूज़ करो, बट कौन सी, विद वेरी नेचुरल, ऐसी वोकेबलरी जो बहुत नेचुरल हो। अब नेचुरल वोकेबलरी तो वही है ना जो आप डेली स्पीकिंग के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल स्पीकिंग के लिए यूज़ होती है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आप नेटिव ले आओ यूके का, वो कभी भी आपके प्रोज एंड कॉन्स नहीं बोलेगा, फायदे नुकसान को। वो कभी भी पीपल को मासेस नहीं बोलेगा, वो बड़े बड़े वर्ड्स लगा के नहीं बोलेगा, वो बिल्कुल सिंपल बोलेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहली गलती ओवर यूज ऑफ कनेक्टर, दूसरी गलती मेमोराइज लाइन से फिर स्टार्टअप, तीसरी गलती फैंसी वोकेबलरी, और चौथी गलती सर्वे वाले एग्जांपल्स। जो आप सर्वे और डाटा बेस्ड एग्जांपल्स डालते हो बिल्कुल बैन है, ये आईडीपी ने बैन किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आईडीपी की वेबसाइट पे मेंशन है डोंट में,
डोंट क्या नहीं करना, एक तो ओवर जनरलाइज, अभी मैंने बता दिया आपको, ओवर यूज नहीं करना, ठीक है। दूसरा मेमोराइज ऐसे नहीं देना। तीसरा क्या नहीं देना, ये रिसेंट रिसर्च और परसेंटेज वाले एग्जांपल्स नहीं देने, ये चीज़ आईडीपी ने खुद मेंशन की हुई है, ये चीज़ें मत करो, बैंड नहीं आएंगे, ये आपके सामने प्रूफ्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख चुके हो, आप बीपी की फॉर्मेशन में ये चीज़ें, ये गलतियाँ करोगे तो बीपी की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी, गलत हो जाएगा सब कुछ। फिर कहोगे भी सर इतना अच्छा मैंने देखा था, बैंड नहीं आ रही। तो इन चीज़ों को छोड़ दो। अब बीपी की फॉर्मेशन होती कैसे है, एक अच्छा बीपी क्या होता है, मैं पहले भी कहा है अब भी कह रहा हूँ कि बीपी को हमेशा टू द पॉइंट से स्टार्ट करो, मेमोराइज चीज़ों से स्टार्ट मत करो। ये बताने की जरूरत नहीं है कि देयर आर मैनी रीजंस बट द प्रीडोमिनेंट वन, सीधा स्टार्ट करो द मेन रीजन, to the point. So to the main reason behind the extinction of some important species is वही लॉस ऑफ देयर नेचुरल शेल्टर, मैंने लिख दिया अभी, उनका जो नेचुरल शेल्टर है वो लॉस्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई भी कनेक्टर नहीं लगा रहा, ना मैंने आगे लगाया है, तो मैं बताऊंगा भी कैसे भी उनके लॉस होने से क्यों लॉस क्यों हो रहा है। मैंने बताया दिस मीन्स डैट, यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, humans are continuously cutting down the trees for their personal use such as to make houses, roads, raw material and many more। देखो कितना सिंपल है यार, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी लाइन है जो बच्चे लिख नहीं सकते। ये 7+ बैंड की राइटिंग है, 7.5 बैंड थे बच्चे के, तो अब देखो तो सही कितना ईजी एक्सप्लेनेशन है, कोई बड़ा वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक्सप्लेन। अब मुझे दूसरा आइडिया लिखना था, तब मैंने जाकर अपना पहला कनेक्टर लगाया, मैंने लिखाया हंटिंग था दूसरा। सो हंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट रीजन। कैसे, एज हंटिंग इज गोइंग आउट ऑफ लिमिट। क्यों हंटिंग होती है, बिकॉज इट बिकम ए प्रॉफिटेबल बिजनेस टू किल द एनिमल्स एंड सेल देयर यूनिक पार्ट्स। तो मैंने लिखा हंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस बन गया है। अब लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं, उनके डिमांडेड पार्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, देखो कितनी सिंपल 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 सी एक्सप्लेनेशन है, कोई भी वर्ड यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं किया जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, ऐसे आप एक्सप्लेन करो। अब एग्जाम्पल में बच्चे गलती करते हैं, सर्वे वाले नहीं डालने, आप बिल्कुल नॉर्मल सा रेलेवेंट सा एग्जाम्पल देखो। अभी मैंने बात की कि उनके पार्ट्स को सेल करते हैं, हंट करते हैं, तो उसी से रेलेवेंट मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। तो मुझे याद आया, फॉर एग्जाम्पल इन अफ्रीका ए वॉस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वेट वेट जस्ट गिव मी अ टाइम, ए वॉस्ट अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड टू गेट देयर टस्क। मैंने कहा भी बहुत से एलिफेंट्स को किल कर दिया क्योंकि उनके टस्क मतलब टीथ, आपको पता है हाथी के दांत कितने महंगे बिकते हैं, तो मेरा आइडिया भी यही था भी उनके पार्ट्स को बेच देते हैं किल करके, हंटिंग करके, ताकि उनका प्रॉफिट हो सको। तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, भी एलिफेंट्स को अफ्रीका में बहुत ज़्यादा किल किया गया जस्ट टू गेट देयर टेस्ट। तो पूरा रेलेवेंट एग्जाम्पल, इसे कहते हैं रेलेवेंसी। उसके बाद 10 यहाँ पे कनेक्टर लगा, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द एक्सटिंक्शन। सो ह्यूमंस ही हंटिंग कर रहे हैं, ह्यूमंस ही डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है एक अच्छा और 9 बैंड का बीपी। तो 7+ बैंड, 7.5 बैंड के लिए आपने क्या सीखा, आप ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स नहीं करोगे, सर्वे वाले एग्जांपल्स नहीं डालोगे, मेमोराइज चीज़ें नहीं लिखोगे, फैंसी वोकैबुलरी नहीं यूज़ करोगे, आप जस्ट नॉर्मल सी स्टार्टिंग करोगे, ऐसे सिंपल से वर्ड्स लगाकर अच्छी सी एक्सप्लेनेशन करोगे, रेलेवेंट सा एग्जांपल डालोगे, अच्छा सा आइडिया दोनों दोगे। एग्जाम्पल में आप जर्नल एग्जाम्पल डालोगे, आप पर्सनल एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे आपको, और अपनी वर्ड लिमिट को पूरे करते हुए बीपी को एंड करोगे, यही है, ठीक है। तो सेम देखो, अब बीपी की फॉर्मेशन फर्स्ट की हो चाहे सेकंड की हो, बात तो दोनों की सेम ही रहती है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, सोल्यूशन में भी इस 5.5 बैंड वाले बच्चे ने वही गलती की, हाउएवर से स्टार्ट किया, प्लेंटी ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट इज ट्री लगाओ, फिर अपना कनेक्टर लगाया, फिर वही थोड़ी सी वोकैबुलरी यूज़ करी, फिर कनेक्टर लगाया, ठीक, फिर हिंदुस्तान टाइम वाला एग्जांपल दे दिया। तो ये ही 5.5 बैंड वाले बच्चे की मिस्टेक्स हैं जो सेम लास्ट बीपी में थी। अब जल्दी जल्दी मैं आपको ये बीपी 7.5 वाला भी आप देख सकते हो, इसमें प्रॉपर टू द पॉइंट लिखा है। सोल्यूशंस क्या है, एक तो है ये जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है ह्यूमन का, वो है, इसका सोल्यूशन होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट रूल्स को लगाना चाहिए अगेंस्ट हंटिंग एंड डिफोरेस्टेशन। सो इस रूल्स कौन लगाएगा, अब गवर्नमेंट लगेगी। गवर्नमेंट ऑफ एवरी नेशन शुड इंट्रोड्यूस न्यू लॉ
ऑन अवॉइडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, जंगलों में हाईवे नहीं बनने चाहिए, जो भी काटेगा उसको प्रिजन सेंटेंस होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखो कितना अच्छा है, अब यहाँ पे मैंने ये डाला है भी रूल्स के कारण ही सही हो सकता है, तो एग्जांपल भी मैं वैसा ही लिखूँ। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत कम हो गए थे हंटिंग के कारण, फिर नए रूल्स आए, रूल्स के कारण उनकी जो काउंटिंग थी फिर से रिटेन होगी। तो वही एग्जांपल मैंने डाला, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री विच बिकम कैपेबल टू रिटेन द काउंटिंग ऑफ कंगारू हु आर ऑन एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन में थे, और इट वाज द ओनली पॉसिबल, क्यों पॉसिबल हुआ है, स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण। देखो ठीक है, क्योंकि रूल्स वाला एग्जाम्पल था, रूल्स वाला आइडिया था, तो रूल्स वाले आइडिया पे ही एग्जाम्पल बिल्कुल विदाउट यूजिंग एनी सर्वे, विदाउट यूजिंग एनी परसेंटेज, तो इसलिए हायर अथॉरिटीज़ इसको सॉल्व आउट कर सकती हैं। अब जो आपका कंक्लूजन है ना, उसमें जो मेन गलती, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये अभी ट्रेलर है, अभी मेरा 15 डेज़ का राइटिंग का बैच स्टार्ट होने वाला है। 15 डेज़ में मैं टास्क 1 और टास्क 2 पूरे कंप्लीट कराऊंगा, टास्क 1 और टास्क 2 दोनों पूरे कंप्लीट, जितने भी टाइप के टास्क 1 है, जितने भी टाइप के टास्क 2 है, पूरे कंप्लीट कराऊंगा। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करवाऊंगा टास्क 1 और टास्क 2 की, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 2 मॉक टेस्ट इन 15 डेज़ में करवाऊंगा, और फ़ी रहेगी आपकी 1500, 1500 रुपया फ़ीस रहेगी। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ, जिस बच्चे ने ये 15 डेज़ मेरी क्लास में लगा ली है, उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं फीडबैक सेंड कर सकता हूँ, जो लास्ट वीक्स बच्चों ने क्लासेस ली थी 15 डेज़ की, अमेजिंग क्लास रही है। एवरी डाउट, एवरी सिंगल डाउट आपका क्लियर होगा, सारे के सारे टास्क विद सेंटेंस फॉर्मेशन, इस चीज़ की गारंटी। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करने हो, जस्ट आपने व्हाट्सएप करना है 8168321916, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप, या फिर 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपने ऑनलाइन राइटिंग क्लास लिख के हमें सेंड कर देना है। आपको आगे की इन्फॉर्मेशन कैसे ज्वाइन करने मिल जाएगी। 15 डेज़ की क्लास है, 1500 फीस है, अभी 4-5 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उतनी देर में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये अभी ट्रेलर है, आपको प्रॉपर चीज़ों बताऊंगा, आईडीपी की वेबसाइट पे ले जाकर आपको सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो अब गलती ज़्यादातर यही रहती है कंक्लूजन में, आप ये ऐसे वर्ड्स, इन्हें समरी टू रिकैप्चुलेट इन ए नटशेल, ऐसे वर्ड से यूज़ करते हैं, इसने आईडीपी ने बंद किया हुआ है, ठीक है। आगे बच्चे इसमें सजेशंस दे देते हैं, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मैं कहूँगा जो आपने BP1 और BP2 में लिखा है वही आप कंक्लूजन में लिखिए, ठीक है। कंक्लूजन में आईडीपी बोलता है सिर्फ टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, इन दो कनेक्टर से ही आप अपना BP, अपना कंक्लूजन स्टार्ट करें। और जो ऊपर लिखा है ऑल्दो हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन जो है, जो मेन